Start. Hello guys, welcome to our round two of group discussion. This is brought by Delegacy, University of Lucknow. We'll be discussing the new education policy, and without wasting much of your time, let's bring straight to the group discussion. Whenever the first speaker is ready, kindly take on, and let's talk about the new education policy of India. Kindly introduce yourself before speaking. Whenever the first speaker is ready. Devansh, could you please introduce us to the first speaker? I guess Rishabh ji is over here from round number 2. Rishabh ji, please start if you are ready. Okay, may I? Yes, Yeah, sir. yeah. ओके देखिए, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं और टाइम बहुत कम है बताने को, ये तो बात है। तो उसमें डीमेरिट्स और मेरिट्स बताने की तो बात ही अलग है, हम लोग सिर्फ शायद पॉइंट्स को इसे लिस्ट कर पाएंगे। बट हाँ, ये बात सही है कि इसमें जो कुछ एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्कूल लेवल से शुरू करें, और पहली बात तो ये भी है कि जितने भी फील्ड्स हैं, मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो चाहे टीचर्स का फील्ड हो, हर फील्ड में जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। ये चीज हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग स्कूल से शुरू करें तो सबसे पहला जो चेंज किया गया, स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, वो ये भी कहीं ना कहीं है कि जो पहले एजुकेशन थी वो 10+2 की थी, मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक की अलग एजुकेशन थी, उसके बाद 11-12 की अलग थी। लेकिन उस एजुकेशन पैटर्न को उतने ही टाइम पीरियड के अंदर रखते रखते जो एक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, जो कि 5+3+3+4 का है। यानी कि शुरुआती जो स्टेज होगी वो मॉन्टेसरी, जैसे मॉन्टेसरी नर्सरी केजी जैसे हम कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकंड होगी, फिर उसके बाद 3 साल और फिर 3 साल और फिर आखिरी के 4 साल। ये सबसे बड़ा चेंज है। और दूसरा और जो प्रोमिनेंट चेंज मेरे पड़ेंगे वो ये है कि अब स्टूडेंट्स को 11th के बाद जो है वो चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब पहले क्या होता था कि एक मतलब एक फैक्ट्री टाइप की थी कि जैसे 11th जब भी बच्चा 10th के बाद 11th पहुंचेगा तो उसको बस आपके सामने 3 बॉक्सेस है और आपको कहीं ना कहीं उसमें ढल जाना है कैसे भी करके। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होते थे कि हाँ, अगर किसी का मन क्या नाम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने का भी है, साइंस का भी है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का भी मन है, तो ये ख्वाहिश जो जैसे हमारे ऐसे बच्चों की थी और मेरे बैचमेट्स की थी और पहले के जितने पास हुए बच्चे हैं उन लोग की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए थोड़ा बहुत जेलस भी फील करते हैं हम लोग। लेकिन ये चीज जान के खुशी भी होती है कि अब आने वाले जो बच्चे होंगे वो क्लास 11th में के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा रहेगी बच्चों के पास कि अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे क्या नाम साइंस के सब्जेक्ट के साथ वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें। और कई सारी और भी चीजें जैसे कि जो रिपोर्ट कार्ड है होगा वो भी उसमें भी काफी उन्होंने चेंजेस किए हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड था वो पहले वो अब उसको नया नाम दिया गया 360 डिग्री का कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड है, जिसका मतलब okay, so the time is up. Yes, sir. Okay. Thank you. You touched upon various points, and I'm extremely grateful for your insights. Perhaps we can listen more to you in the round 2 of this group discussion. May we have our second speaker, please? Okay, so I guess Vatsal ji said. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे ऋषभ ने बताया बहुत सही है, पर हम इसके जो है कॉलेज फीचर्स की बात करना चाहेंगे कि जैसे इन लोगों ने मेनली ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 3 साल के थे वो 4 साल करने की कोशिश की है। तो इनका बहुत अच्छा है कि इसमें रिसर्च मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आ पाए। इसमें जो एमफिल का प्रोग्राम इन लोगों ने कैंसिल कर दिया और डायरेक्टली हम लोग एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स भी है कि लाइक हम लोगों को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों को होती है तो वो 1-2 साल के बाद कैंसिल कर सकते हैं और 1-2 साल बाद फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक स्टूडेंट क्रेडेंशियल सिस्टम है कि आपके जो जितने ऑनलाइन मार्क्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही जो है आपके अकाउंट में दिखा देगा, आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स अलग से सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है, लाइक पहले भी 2 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है और उसमें ये पॉइंट रखा गया है कि इसके जो है 4.43% से इंक्रीज करके 6% कर दिया जाएगा इसका बजट, बट अभी तक किया किसी में नहीं गया है। और मुझे प्रॉब्लम ये है कि उनको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, मेनली टीचर्स की डिफिशियंसी है और जो है तो उनको उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। लाइक बहुत स्कूल्स में जो प्लेग्राउंड्स नहीं होते तो उनको जो उसकी भी सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसका ये भी इसका एक मेन पॉइंट कर सकते हैं।
इसके अलावा इस जो है इसमें जो है बहुत बच्चों का जो है वो भी है कि जो है कब से स्टार्ट होगा, लाइक इसे गवर्नमेंट को फिक्स डेट नहीं दी है, मेनली 2022 से स्टार्ट हो, 2023 से स्टार्ट हो, क्या है देखना पड़ेगा। तो इस समय पूरा मेनली इसके पॉइंट्स अभी फ्यूचर में जब गवर्नमेंट प्लान करेगी उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं। Understood, Vatsal ji. Thank you. Some और इसमें बात opportunities, करें some तो जो है challenges. That's a एजुकेशन very पॉलिसी में टीचर्स का इन लोगों को टीचर्स को अपलिफ्ट करने का कि पहले टेस्ट बच्चा है कि उसमें किसी तरह से इम्प्रूवमेंट हो, इससे okay. कि उस एग्जाम को ये लोग इम्प्रूव कर सके। Okay. Okay. We got the message, Devansh. One buzzer is enough, I believe, especially when it doesn't have a good noise. एक चीज हम कोशिश ये करें ना कि अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए बनाया गया है, अगर कुछ बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है तो हम थोड़ा 2, 4, 5, 10 सेकंड ऊपर नीचे करें कि वो कंक्लूड कर दें। Let's make a tweak from now, Devansh, that whenever you hit the first buzzer around 100 seconds, 90 seconds, that would be an indication to the speaker कि वो अगला point जल्द से जल्द conclude कर ले अपना, so that the other person can begin. Let's keep it that way. Let's not like go behind our respected speaker to conclude. Speaker can also understand and conclude timely. So just give one buzzer around 90 seconds mark, and that should be enough. So Vatsal ji, I had an immense amount of pleasure listening to you. Thank you for sharing your points. I really like the idea that you shared the shortcomings or the possible shortcomings of this scheme as well. So few opportunities, few challenges, very nuanced perspective. Thank you for sharing your thoughts. May we have our next speaker now, who would like to share his or her ideas? The next speaker, whenever he or she is ready. Yes, ma'am. Please share your ideas. सर ऐसे इंट्रोडक्शन तो एक हो ही गया है, एजुकेशन पॉलिसी से आई गई कि कुछ चेंजेस आ सके स्कूल लेवल हाई लेवल एजुकेशन, और इन्होंने इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं, दैट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030 एंड इंक्रीज द क्या कहते हैं हायर एजुकेशन पे भी 50% एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज के लिए बोला है। तो सर इसके पॉजिटिव्स रहेंगे कि इट विल इंट्रोड्यूस इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो अभी तक जा रहा था हम एक पुराना एक लेवल लेके चल रहे, तो ये करने से हम इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म हमने अप्रोच की है, तो उससे हम उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड 5th स्टैंडर्ड तक जो मदर टंग में बोलने की बात करी गई है वो भी हम इस पॉइंट से रिलेट करते हैं कि ये भी एक इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में आएगा। एंड सर ये मिड मील स्कीम एक्सटेंशन जो बोला गया उसमें आपकी पुअर फैमिलीज को जो स्टूडेंट्स हैं को आने का मौका मिलेगा और इन्वॉल्व होंगे एजुकेशन के लिए। एंड जो जेंडर इक्विटी के लिए इन्होंने मेन को ट्रांसजेंडर को जो है एजुकेशन का इक्वालिटी के लिए वो भी एक अच्छा स्टेप है। एंड वोकेशनल एजुकेशन और स्पेशली एजुकेशनल जोन्स बन गए हैं इन्फो के लिए। एंड सर इसके कुछ नेगेटिव्स मैं बोलना चाहूंगी कि हाउ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। एंड ये भी है इंटर स्टेट रिलेशंस इफेक्ट बिहेव कर इनको देखना पड़े कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड टीचर्स के लिए प्रॉब्लम सकती है मल्टीलिंगुअल को लेके कि वो कैसे जाएं रिमोट एरियाज में। एंड डिजिटल डिवाइड की बात हम कर सकते हैं कि सब लोग डिजिटली अवेयर नहीं है और डिजिटली के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक तरह से। तो सर इसके कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे। Very nice. I believe that the new education policy will write a new chapter as far as cooperative federalism is concerned. It's a very interesting point that you have mentioned. Do we have another speaker, or can I ask a question to my participant? Sir, can I speak? Yes, Bhaskar ji. Yes, Bhaskar ji, please. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले तो कि मतलब हम कल भी इस पर बात कर चुके थे और कल मैंने जो बातें बोली थी आज फिर से मैं उसमें कुछ और इंक्लूड करना चाहूंगा
कि दोनों मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला, इसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तो दिख रही है, बट अगर हम बात करें किसी गरीब तबके के लोगों की, तो आफ्टर इट अगर फॉरेन इंडस्ट्री, फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ आ रही हैं और हमारे यहाँ के जो अच्छे टीचर्स हैं, उनको जितने भी अच्छे वर्कर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको फॉरेन की इंडस्ट्रीज हायर कर लेती है हाई मतलब पैसे के बदौलत। तो आफ्टर एक वो भी होगा कि वो जब यहाँ खुद स्टेबल हो जाए तो उनको और इजिली हायर किया जा सके, और इससे मतलब जो एक्चुअली होता है कि सरकार की जो सोच है कि हर तबके तक पहुंचना चाहिए शिक्षा, उस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर इसको दूर नहीं किया गया इस समस्या को। दूसरा, मुझे बेस्ट थिंग ये लगा कि मतलब आप मल्टीपल एग्जिस्ट और प्रॉब्लम्स या फिर जो भी होता है तो बच्चे कॉलेज छोटे तो टाइम बचेगा बच्चों का। और सेकेंड, एक और छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि जैसे कि इन्होंने मदर लैंग्वेज में, कल मैंने मदर लैंग्वेज का सपोर्ट किया था कि आप अपने मतलब जो घर का लैंग्वेज है उस पर बोल सकते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम फिर दो स्टेट्स के बीच, दो स्टेट्स के बच्चे अगर सेम एम्प्लॉय में आते हैं और अगर बेसिक नॉलेज वो अपने मदर नॉलेज में लिए हैं और वो अगर एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं हो पाए, तो फिर वो सामने वाले को कैसे समझा पाएगा? तो इसके लिए आई थिंक वन कॉमन होना चाहिए। थैंक यू। One common line. On this, I had a question for for our group. My question was that we are the youngest democracy as far as. Am I audible, by the way? Yeah. Oh, Yes, sir. we are the youngest democracy as per data. I believe our mean age is somewhere around 27. 26-27 साल की हमारे मेजॉरिटी एज के लोग हैं हमारे देश में. So we create perhaps the most fertile employment grounds for the next generation. आराम से we'll cover that. So how far this education in mother language will make the X factor as far as employment is concerned, because considering कि हमारे देश में काफी FDI आने वाला है, बाहर के कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या ये मदर लैंग्वेज X फैक्टर कैसे लाएगी एम्प्लॉयमेंट में? आपको क्या लगता है क्यों हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, हमारे एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने मदर लैंग्वेज पे एम्फोसिस किया? आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? यस सर, यस ऋषभ। मैं पहले एक चीज को बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एक बात उठ रही है कि मदर लैंग्वेज को जो क्या नाम है मीडियम बनाना चाहिए एजुकेशन का, ये जो पॉइंट गवर्नमेंट ने रखा है ये पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरे, और वो इसलिए भी नहीं रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, और हम लोग भले ही अपनी राष्ट्रभाषा में बात करें, हम लोग अभी भी हम लोग हमारे पास ऑप्शन था इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिंदी चूज किया। लेकिन हम लोग इस पॉइंट को नकार नहीं सकते हैं कि जो ग्लोबल लैंग्वेज आज की डेट में है वो इंग्लिश है, और ये एक फैक्ट है जो हम लोग नकार नहीं सकते। हम लोग कितना भी हिंदी को प्रमोट करें या फिर किसी और अपनी रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करें, लेकिन जो एक क्या नाम है ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, और FDI बहुत सारी आने वाली है। और दूसरी बात, जो फॉरेन कंट्रीज अगर यहाँ के लोगों को जॉब देंगी या फिर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी तो वो इंग्लिश को कहीं ना कहीं प्रेफरेबल मानेंगी। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज को मैं कहूंगा कि एक रिवाइवल टाइप का दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि ताकि वो जो रीजनल लैंग्वेज है वो लोगों के बीच में पूरी तरीके से डेड ना हो जाए। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं साउथ इंडिया के बारे में बात करूं, साउथ इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में ही अलग अलग लैंग्वेज है। तमिलनाडु में अलग है, कर्नाटक में अलग है, केरला में अलग है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी अगर पूरी तरीके से इंग्लिश में और बाकी सब लैंग्वेजेस में इन्फ्लुएंस होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, जो कि हमारे कल्चर के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जो लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हम लोग जिन रूट्स से आते हैं हमको वो रूट्स कभी भूलने नहीं चाहिए अपने। Absolutely. The roots are the vibrancy. उसी की वजह से India is very famous and known for. Is there anybody else who would like to comment on this question? Yes, sir. Of regional languages? Yes. मैं विभू, मैं ऋषभ की बात से, अभी लास्ट पॉइंट ऋषभ जी आपने दिया था ना? Yes. हाँ, मैं ऋषभ की बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ और मैं बिल्कुल बहुत सराहना करूंगा जो आपने इतनी अच्छी बात को उठाया है। एक्चुअली में ये चीज है कि अगर और इस पॉलिसी में ये पहली बार है कि अभी तक हम सिर्फ 2 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे थे।
इस बार 3 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया। अगर आप पढ़ें तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके बाद थोड़ा सा जोर दिया गया हिंदी की तरफ और एक और लैंग्वेज, यानी कि आपके पास 3 लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। आपको आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज का ज्ञान होना, यानी आप अगर मैं यूपी का हूँ, अगर हम गोरखपुर के, हमें बड़ी शर्म आती है कई बार कि हम भोजपुरी बोले या कोई भी लैंग्वेज बोले, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड क्यों नहीं भोजपुरी सिलेबस में हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि भोजपुरी मतलब कि आप कुछ मैं कह सकते हैं कि घटिया टाइप के गानों में ही आप सुनेंगे, मगर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको जो जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है वो आए। आप एक बार को सोचिए, अगर आप बैंक जाए और बैंक का मैनेजर आपसे भोजपुरी में बात करे, एक गांव का आदमी जो किसान है उतनी अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा जोर होना चाहिए और उसको भी आगे हमें बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट था ऋषभ आपका। एंड 2 और चीजें मैं बोलना चाहूंगा। प्रवर्तिका बहन ने ट्रांसजेंडर्स की बात की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें है ये बात। वात्सल्य जी ने बात की थी स्पोर्ट्स की, कि आपको ना स्पोर्ट्स के लिए करना पड़ेगा, यानी कि हमें स्पेस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और ऋषभ तुमने स्टार्टिंग में भी 2-3 बहुत ही वैलिड और अच्छे पॉइंट बोले थे जो शायद सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू गाइस। भास्कर का एक पॉइंट था नॉलेज को लेके। यस, very well summed up, Durgesh ji. Vatsal ji, you wanted to say something before Durgesh was speaking. Please. Yes, sir. Continue, sir. सर मेरा पॉइंट ये था कि लोकल लैंग्वेज वेरी फ्रॉम द स्टेट्स टू स्टेट। आंध्र प्रदेश ने अपनी तरफ ये किया है कि उन्होंने जो है मेनली अपने सेंटर्स में इंग्लिश को मेन लैंग्वेज रखा है। जो है तो उनके बच्चे ज्यादा जो है डेवलप होंगे, बचपन से उनको इंग्लिश आएगी। वहीं अगर तमिलनाडु को देखें तो उन लोगों ने अपने तमिल को प्रेफरेंस दी है। तो मेनली एक तरह से एक तरफ आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को देख रहे हैं और एक तरफ अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देख रहे हैं। तो आप दोनों को में से कुछ आपको एक जो है मेन रखना चाहिए होता है। आप दोनों को बैलेंस मुश्किल है, इसीलिए जो है हर स्टेट अपना अलग अलग अकॉर्डिंग कर रही है। ये पॉइंट है। Very well said, Vatsal ji. Vatsal ji, I'll share my one small point regarding this education in mother language, and I'll request Devansh to either conclude or ask us a question. The next the pawn will be on Devansh. मैं विभू जी, हमारे साथ दीप्ति जी भी हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एटलीस्ट हमारे साथ सभी बैचलर्स के हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये भी अपना थोड़ा सा पॉइंट और बहुमूल्य समय थोड़ा सा ही दें, कुछ चीजें आप बताएं। And to my august and respected group discussion participants, I would like to bring to your kind notice that Deepti, who is sitting amongst us, is a double net qualifying graduate, as well as she has cracked JRF. She is one of the most respected scholars when it comes to geography. So perhaps we can listen to Deepti. One point that I wanted to say about this education in mother languages, that मेरे हिसाब से नॉन टेक्निकल जो एजुकेशन होती है, विच इज लेबर्स के लिए या हार्ड चोर्स जिसमें जहाँ करने पड़ते हैं, आप अपने मदर लैंग्वेज में अगर बेसिक ट्रेनिंग कर पाते हैं तो बड़े रिक्रूटर्स के साथ रिक्रूटमेंट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आप इजीली डायरेक्टिव्स फॉलो कर पाएंगे। तो अगर मैं तमिल लेबर हूं और मेरा बॉस मे बी नॉर्थ इंडियन है, बट मुझे इंस्ट्रक्शंस तमिल में मिले हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो अपने गाइडलाइंस मुझे तमिल में समझाया है, मैं बेटर फंक्शनिंग आदमी हो पाऊंगा वर्कफोर्स में। माय एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। एक हार्ड चोर्स लेबर को, जो लेबर है, उसको अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी कि वो लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ काम कर सकता है, जहां पे उसको इंश्योरेंस, हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी जो उसको और जगह पे ना मिले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एबिलिटी है, अगर हम इंस्ट्रक्शंस को डोमेस्टिक मदर टंग में बताएंगे। दीप्ति जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक? थैंक यू विभू, थैंक यू दुर्गेश। एंड हाँ, मुझे जो भी आप सब लोग ने पॉइंट्स बोला वो बहुत ही अच्छा था। सबने एक एक इंडिविजुअल पॉइंट पे भी फोकस किया, जो ऑब्वियसली दुर्गेश ने हाईलाइट कर दिया। हाँ, और मुझे भी काफी कुछ और भी मालूम चला पर्सपेक्टिव्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और हाँ, मैं अपना पॉइंट ये रखना चाहूंगी कि सो फार आई एम एबल टू से दिस कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूं तो हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक होलिस्टिक व्यू देखने को मिल रहा है कि इसमें हम इनकम्पास कर रहे थे कि हमने अपना जो 10+2 है वो चेंज कर रखा है। ठीक है,
एंड फिर हमने क्या कहते हैं कि और भी हम जैसे रीजनल लैंग्वेज, मैंने पढ़ा था कि रीजनल लैंग्वेज के भी हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, और ये एक मुझे शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और हाँ, ये भी पॉइंट है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे बड़ा कॉन ये होता है कि हाँ, हम पॉलिसीज बना लेते हैं, मगर हम इम्प्लीमेंट क्वेश्चन चल रहा था लैंग्वेज को लेके कि हाँ, रीजनल लैंग्वेज में अगर कोई काम कर रहा है और अगर उसमें ही बातें हो रही हैं तो वो समझाना और समझ पाना आसान है। और एक आज का दौर भी है कि ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, तो यहाँ पर तो सो फार आई एम एबल टू से कि हमें इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जो पॉइंट दुर्गेश ने कहे हैं और फिर और भी स्टूडेंट्स ने कहे हैं और इवन विभू ने जो कहे हैं लैंग्वेज को लेके, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इंडिया की डेमोग्राफी इतनी अच्छी है, यंग डेमोग्राफी है, यंग पॉपुलेशन है, तो इसकी कुछ पॉपुलेशन अगर हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर मिडिल इनकम में एम्प्लॉयड है, तो कुछ हमारी आउट ऑफ इंडिया भी एम्प्लॉयड है, रेमिटेंस हमारे अच्छे आते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश हमें रिक्वायरमेंट होती है। और इस वजह से आई वुड से कि हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा लैंग्वेज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो। थैंक यू। Very well said, Deepti ji. So, Devansh, up to you. Kindly conclude the session. If somebody else wants to say something, please feel free. Otherwise, we can conclude with the second session. Okay. So, before we end, I had a question in my mind, and that was regarding the thing. जैसे कि मैंने कल भी कहा था इस डिस्कशन में that we had a new policy after a span of more than 20 years. Last policy जो आई थी that was in around 1989 to 1992 between those terms. बट अगर हम उस एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे देश में जो रेशियो है एनरोलमेंट का अगर हम देखें तो प्राइमरी लेवल में बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज 90%। फिर उसके बाद अगर हम उसमें भी देखें तो अराउंड 70% ऑफ द अपर क्लास फैमिली, 50% ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली एंड अराउंड 20% ऑफ द फैमिली बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर हम न्यू पॉलिसीज और न्यू रिफॉर्म्स ला भी रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पुरानी रिफॉर्म्स के चलते भी लोग अपने बच्चों को स्कूल से भेजने के लिए नहीं तैयार हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से जो ये सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम कैसे एडवांटेज ले पाएंगे और गवर्नमेंट को उनको कन्विंस करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे कि अब तो मिड डे मील भी हटा दिया गया है, सो व्हाट कुड बी द बेटर स्टेप्स टू कन्विंस स्टूडेंट्स टू एक्चुअली जॉइन एजुकेशन? Very well said. Nice question that you have asked, Devansh. Since we don't have much of the time, we can't take individual responses, but I'll try to answer your questions. But before that, I'll request you to kindly reconnect your audio. There is a bit of a crackling while you speak. So to answer your question, that how can we increase the education reception of students, especially when it comes to primary sector, there is a wonderful book written by Jean Rees, who is the Professor Emeritus in Allahabad University, and Professor Amartya Sen. The book is called India and Its Contradiction. So there's a chapter on education where he mentions organization in Rajasthan called the Lok Jumbish. Lok Jumbish and organizations like, for example, Ekal Vidyalay, they bring the school to the students rather than requesting the students to come to the school. And in order to have a higher primary education in India, adult education is also important. So education of parents who are above 35 years old or above advanced education is very important, so that, and that can be initiated through panchayat. So maybe a basic tweaking in the Gram Sabha level, and then perhaps more organizations like Ekal Future or Lok Jumbish, for example, in Rajasthan, can curtail the immediate problem that we are seeing. Thank you guys for taking part in our topic number 2. I hope you guys learned something new and everyone could have, had a chance to speak. Perhaps we can join again for round 3. I look forward for listening to you all. Thank you for joining. Thank you. Thank you, sir.